साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो, कैसा आहेस? साथियों, कई बार आपने अपने घर में अपने पिताजी को या अपने दादाजी को ये कहते हुए सुना होगा कि हमने किसी व्यक्ति को दुकान किराए पे दी थी और अब दुकान वो खाली नहीं कर रहा है और खाली करने के जो है पैसे मांग रहा है। आपको दिमाग में लगता होगा कि जब दुकान मालिक आप हो, आपने जो है किराए पे दी है, आपने किराया लिया भी है, तो ऐसा क्या हो गया कि किराया देना भी बंद कर दिया, दुकान खाली भी नहीं कर रहा है, केस भी लड़ ली है, लगभग जीत की स्थिति में भी है, उसके बावजूद भी एक भारी भरकम राशि हमारे पिताजी या हमारे दादाजी को जो उस संपत्ति या उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनको देनी पड़ रही है। और अगर ये क्वेश्चन आपके सामने नहीं आया है तो निश्चित तौर पर आपके जो घर वाले हैं उन्होंने आपसे ये बात छुपाई होगी, यदि उनकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने रेंट पे दी है, मींस किराए पे दी है। साथियों, ये इस देश की एक बेसिक प्रॉब्लम है कि जो एक माइंड सेटअप है किराएदार का, वो डिफेक्टिव बन जाता है जब वो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आता है जो उसको ये गाइड करते हैं कि भाई तू किराया मत दे, मस्ती में बैठ, और अल्टीमेटली केस चलेगा, जब खाली करेंगे तो इससे लमसम लेंगे और अल्टीमेटली इसको जो है परेशान करेंगे। तो ऐसे दुष्टों का इलाज करने के लिए कानून में स्थिति क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है, जिसको आज मैं जो है चर्चा में लेने वाला हूँ। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस देश में क्या है, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज है, जंगल राज नहीं है। और हम सब गवाह हैं आर्टिकल 21 संविधान से, जो ये कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर फंडामेंटल राइट्स, और इससे कोई भी नहीं छीन सकता जब तक प्रोसीजर कानून द्वारा अप्रूव या कानून द्वारा संवत ना हो। क्लियर है आपको? साथियों, जब भी आप किसी को प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं तो किरायानामा जो है लिखा जाता है, जिसको हम रेंट एग्रीमेंट या किराया करार के नाम से भी जानते हैं। उसमें दुकान का डिस्क्रिप्शन होता है, आपका डिस्क्रिप्शन होता है, प्रॉपर्टी कितने टाइम के लिए किराए पे दी जा रही है ये डिस्क्रिप्शन होता है, कितना रेंट पे होगा ये डिस्क्रिप्शन होता है, अल्टीमेटली ये किरायानामा कब तक वैलिड है ये डिस्क्रिप्शन होता है, और उसको पुनः रिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये डिस्क्रिप्शन है, और एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट कितना किराया बढ़ेगा और किस विधि से बढ़ेगा इस तक का भी अंकन वहाँ पर किया जाता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि यदि हमने किसी को अपना मकान किराए पे दिया है रहने के लिए, तो मकान को जो है वो अमूमन 2 साल 3 साल 4 साल यूज़ करता है, या तो उसका हो जाएगा ट्रांसफ़र, तो वो इजीली जो है मकान खाली करेगा और आपको दे जाएगा, या वो नया मकान बना लेगा, मकान खाली करेगा, आपको दे जाएगा, या कहीं और जाके जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और मकान जो है आपको दे जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 98% मैटर जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के हैं वो कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि विवाद तो होता ही नहीं है। विवाद कहाँ होता है कि जब वो प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी और मेन मार्केट में अच्छी लोकेलिटी पे, और किराएदार की नीयत जो है ख़राब हो गई। जब किराएदार जो है किराया आपको नहीं देता है तो आप उसके पास बार बार जाते हो, हाथा जोड़ी करते हो, कई बार गुस्सा भी करते हो, उसको धमकाते भी हो, और उसके बाद आपको जाना पड़ता है एक एडवोकेट के पास। वो एडवोकेट कानून को देखता है और उसके तहत कंसेंट व्यक्ति को, जो किराएदार है, उसको एक लीगल नोटिस सर्व करता है, और उसके बाद कंसेंट कोर्ट में जो है केस दाखिल किया रहता है, और केस दाखिल करने के बाद एक लंबा टाइम लगता है। टिल देन जो कंसेंट किराएदार है वो एक थ्योरी पे काम कर रहा होता है कि जब तक मेरा एविक्शन नहीं होगा मुझे कोई अमाउंट पे ही नहीं करना है, और पे भी करना होगा तो कितना कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है, मीन्स जो रेंट डीड है, जो किरायानामा है, उसमें जो अमाउंट तय है वही तो पे करना है। तो कोई मेरा क्या उखाड़ लेगा, मुझे तो इंटरेस्ट तक या ब्याज तक भी उस पैसे पर नहीं देना है। तो जो ऐसे दुष्ट लोग हैं उनकी इन मानसिकता पर अटैक करने के लिए एक रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और इस दुष्टता की पराकाष्ठा तब हो जाती है कि जब कोर्ट केस लड़ने के बाद करीबन 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद कंसर्न किराएदार ये कहता है कि भाई प्रॉपर्टी तो मैं खाली करने को तैयार हूँ, पर मुझे मुआवजा चाहिए, मैं कहीं और जाकर जो है दुकान लूँगा। तो वो मुआवजे के नाम पर आपको करता है साफ ब्लैकमेल। कुछ लोग तो मांगते हैं 20 लाख, कुछ मांगते हैं 50 लाख, कुछ मांगते हैं 1 करोड़, कुछ बड़ा अमाउंट में जो है मांग सकते हैं। ऑल डिपेंड कि आपका स्टेट क्या है, प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, आपकी वर्थ क्या है, और कितना जो है आप दूसरे सोर्सेज से अर्न कर रहे हो, वो सब एस्टिमेट जो है लगा के बैठता है किराएदार। और आपके पास जो है मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो अमाउंट जो है आपको पे करना पड़ता है। तो कानूनन ऐसा क्या इलाज है जो इन दुष्टों को सबक सिखा सकता है, उस पर जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, एक कॉन्सेप्ट जो है आप नोट कीजिए जिसका नाम है मीन्स प्रॉफिट, मध्यवर्ती लाभ।
ये कंसेप्ट बेसिकली है सीपीसी का, मीन्स व्यवहार प्रक्रिया संहिता का, जो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रेमाइसिस में रॉन्गफुल पोजीशन में है तो उस सिनेरियो में जो कंसर्न प्रेमाइसिस का मालिक है उस प्रेमाइसिस को यूज़ करने का चार्ज, कंपनसेशन फॉर डैमेज और इसके अलावा इंटरेस्ट जो है आपसे क्लेम कर सकता है। ये थ्योरी है और इस थ्योरी को अप्लाई किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट में, जो कि प्रोनाउंस हुआ है 17 मई 2024 को, जिसका टाइटल है विजय कुमार मनीष कुमार HUF बनाम अश्विन। इस जजमेंट के तहत एक बेसिक कंट्रोवर्सी कोर्ट के सामने थी कि जब भी डिस्प्यूट होगा मकान मालिक या दुकान मालिक और कंसर्न किराएदार का, तो उस स्थिति में TPA के प्रोविज़न लागू होंगे, टेनेंसी एक्ट के जो है प्रोविज़न लागू होंगे। TPA मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसको अपन संपत्ति अंतरण अधिनियम भी कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्पेसिफिक कानून बना हुआ है टू डील विद द इशू ऑफ रेंट कंट्रोल, या फिर रेंट नहीं देने पर एविक्शंस कैसे होगा उसको लेके, तो क्या उससे ये प्रोसीडिंग संधारित होंगी या नहीं होंगी, ये सब डिबेटेबल इशूज़ थे। साथियों, इस केस के फैक्ट्स क्या थे कि एक किरायानामा हुआ, उस पर किराया तय हुआ, किराया जो है पेड नहीं हुआ, अल्टीमेटली डिस्प्यूट जो है खड़ा हो गया और अब एक ही ऑप्शन था कंसर्न्ड दुकान मालिक के पास में कि वो कोर्ट जाकर अप्लाई करें और इजेक्टमेंट मींस जो कंसर्न्ड किराएदार है उसके निकासी के लिए जो है प्रयास करें, और इसके अलावा खुद का पोजीशन जो है वो रिस्टोर कराएं, और इसके अलावा इंजंक्शन के लिए भी जो है अप्लाई करें। इंजंक्शन मींस रोक, निषेधाज्ञा, ताकि दोबारा किराएदार इसका कोई एजेंट जो है उस प्रीमाइसिस में एंटर ना हो पाए विदाउट अडॉप्टिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये चैलेंजिंग मुकदमे होते हैं जिसको ड्राफ्ट करना इतना आसान नहीं होता है। साथियों, यहाँ पर जब किराएदार आया, क्योंकि ये जो केस है ये बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो मैंने आपको नोट कराया है, उसमें किराएदार जो है अपीयर हुआ, उसने यही बात कोर्ट से कही कि ये केस आप सुन कैसे रहे हो, क्योंकि जो भी केस इंस्टीट्यूट किया गया है जो उसका बेसिस है वो डिफेक्टिव है। केस विल बी गवर्न बाय द टेनेंसी एक्ट, नॉट बाय द TPA एक्ट। दूसरी बात है कि मुझे नोटिस सर्वे नहीं किया गया। जब नोटिस सर्वे नहीं हुआ है तो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, जब कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं तो केस चलेगा कैसे। यहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर 7 और 11 CPC की अर्जी जो है कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट का कहना कि नोटिस दिया या नहीं दिया ये क्वेश्चन ऑफ ट्रायल है, ये डिबेटेबल इशू जो है हम अभी तय नहीं कर सकते। और इसके अलावा कोर्ट ने माना कि TPA की प्रोसीडिंग्स जो है जायज़ है, इसमें प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं, भले ही टेनेंसी एक्ट का रिकॉर्ड्स यहाँ पर नहीं लिया गया। टेनेंट जो है चला गया हाई कोर्ट में टू चैलेंज द ऑर्डर, और उसकी हाई कोर्ट से पिटीशन जो है खारिज हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को रिमांड कर दिया विद डायरेक्शन टू ट्रायल कोर्ट कि आप इसमें इशू फ्रेम करेंगे और उस इशू को तय करेंगे 6 मंथ के अंदर कि कंसेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो किस कानून से गवर्न होंगी, टेनेंसी एक्ट से या TPA एक्ट से। ट्रायल कोर्ट ने इशू फ्रेम कर दिया और ट्रायल कोर्ट का मानना यह था कि टेनेंसी एक्ट के आने से पहले ही किराया करार या रेंट एग्रीमेंट जो है फोर्स में है, जिस कारण से प्रोसीडिंग्स विल बी गवर्न बाय TPA एक्ट, नॉट बाय टेनेंसी एक्ट। और TPA एक्ट ही वहाँ पर एप्रोप्रिएट लॉ है। वापस से जो है ये हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने इसकी पिटीशन को स्वीकार करते हुए जो प्लांट्स थे, जो दावे थे, उन्हें खारिज कर दिया। अब यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है ये आ गया सुप्रीम कोर्ट में टू चैलेंज द ऑर्डर। इन द मीनवाइल इसने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी फॉर द मीन्स प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया। इसका कहना है कि केस तो चलता रहेगा, बट ये बात तो फैक्ट है कि जो भी किराया नामा है या किराया करार है या जो रेंट डीड है वो एक्सपायर हो चुकी है। उसके बाद जो उसका पोजीशन है वो टोटली इलीगल है, और उस सिनेरियो में मुझे मीन्स प्रॉफिट प्राप्त करने का मैं अधिकारी हूँ, और मीन्स प्रॉफिट के लिए कोई भी फार्मूला कानून में है ही नहीं। क्योंकि मीन्स प्रॉफिट पिक्चर में तब आता है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन में अनलॉफुल तरीके से उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, तो उस सिनेरियो में डैमेज प्लस जो मेरा कंपनसेशन है और उसका इंटरेस्ट जो है मैं प्राप्त करने का अधिकारी हूँ एज़ पर द लॉ। तो इसने कुछ तर्क रखे। तर्क नंबर 1 कि लीज एग्रीमेंट यहाँ पर था या रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर था, उसके कॉन्सिक्वेंस में कुछ समय तक अमाउंट पे हुआ, फिर बाद में जो है अमाउंट पे करने से मना कर दिया गया। तो वी आर हैविंग अ पॉजिटिव कॉज ऑफ एक्शन। मुझे पोजीशन भी हैंड ओवर नहीं किया गया, और जिस कारण से मेरे पक्ष में एक स्ट्रॉन्ग केस है। और अपोजिट पार्टी ने इस पॉइंट को आर्ग्यू किया, ऑब्जेक्ट किया, ये कहते हुए कि जब कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन हमारे बीच में है, एक रेंट डीड है, तो उसमें जो प्रीमियम तय है उससे हम गवर्न होंगे। देयर इज़ नो नीड टू पे एनी मीन्स प्रॉफिट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इशू है इविक्शन का वो तय होगा ड्यू कोर्स में, तब तक कोई भी कार्रवाई करना न्यायोचित नहीं होगा। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने कुछ थ्योरीज को जो है सस्टेन किया। कोर्ट का कहना ये है कि जब लीज एग्रीमेंट टर्मिनेट हुआ और प्रमुख कारण यह है कि नॉन पेमेंट ऑफ द लीज मनी,
तो उस सिनेरियो में जो कंसर्न लीजर है उसके पास एक राइट है टू टेक एक्शन अगेंस्ट द लीजी, क्योंकि वहाँ पर जब एग्रीमेंट ही नहीं है, उनके बीच में कोई करार ही नहीं है, तो एज़ पर लॉ जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, रेमेडीज़ हैं, उसको वो अडॉप्ट कर सकता है। उस सिनेरियो में जो कंसर्न टेनेंट है, किराएदार, उसे कहा जाएगा टेनेंसी एट सफरेंस। संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है आत्माराम बनाम फेडरल मोटर्स का, वो लागू हो जाएगा। जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है 2005 में, जिसका साइटेशन है 2005 वॉल्यूम 1 SCC पेज नंबर 705। इसमें यह हेल्ड किया गया है, द क्लेम ऑफ मीन्स प्रॉफिट would not be maintainable if suit for adjustment had not been decided by the civil court। और इसी पॉइंट का जो है फ़ायदा उठा रहा था कंसर्न टेनेंट। उसका कहना है कि रूल ऑफ इक्विटी जो है लागू है, और इक्विटी तभी पिक्चर में होगी जब न्याय संगत बात हो। अभी तक कोई एडजस्टमेंट जो है तय नहीं हुआ है, और कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी जो है सस्टेन करेगी या नहीं करेगी ये भी तय होना है। टिल देन वाई शुड आई पे। इसमें कुछ सब्सिक्वेंट जजमेंट पर जो है चर्चा की गई, जिसमें पॉइंट्स जो है तय हुए थे इन फेवर ऑफ कंसर्न लैंडलॉर्ड, मींस जो लीजर है उसके पक्ष में। उसमें ये साफ साफ था कि अगर कंसर्न किराएदार उस प्रोमिसेस में रह रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जो कि अराइज हुई थी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट, तो वहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल रेट पर रेंट का डिटर्मिनेशन नहीं होगा। वो कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मीन्स प्रॉफिट। ये व्यू जो है रिट्रीव किया गया इन द केस ऑफ आंचल मिश्रा बनाम रामशंकर। इसके अलावा मार्टिन बनाम राजेंद्र मेहता में भी इस जजमेंट को जो है कंसिडर किया गया, जिसका साइटेशन है 2022 वॉल्यूम 8 पेज 5 to 7। इसमें कुछ प्रिंसिपल दिए गए टू कैलकुलेट द रेंट ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स प्रॉफिट। नंबर 1 की प्रॉपर्टी कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका नेचर क्या है, और जो रेट है वो क्या प्रिवेलेंट है लोकेलिटी में, ताकि हम आसानी से रेट को जो है कैलकुलेट कर सकें। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मामले में भी इन गाइडलाइंस को जो है फॉलो किया गया, जिसका साइटेशन है 2022 SCC ऑनलाइन पेज 1161। अब फंडामेंटल क्वेश्चन ये आता है प्रैक्टिकली थ्योरी सेट के, कि कैसे हम मालूम करेंगे भाई मीन्स प्रॉफिट कैसे निकलेगा और उसके प्रोटोकॉल्स क्या होंगे। साथियों, इस केस में अगर हम देखते हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो ये मालूम पड़ेगा, जो कंसेंट टेनेंट है, जब कोर्ट ने उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई कितना किराया जो है आपका बनता है, तो ये बात तो रिकॉर्ड पर निकल के आएगी, इसने किराया निकाला एज़ पर द प्रीमियम डिसाइडेड इन द कंसेंट लीज एग्रीमेंट, जो करीबन था 4 लाख रुपये। बट जब मीन्स प्रॉफिट की पद्धति से उसको जो है कैलकुलेट किया गया किराए को, तो ये निकल के आया करीबन 5 करोड़ रुपये। तो इतना ह्यूज डिफरेंस था। इसके अलावा मीन्स प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, जो आपकी प्रीमाइसिस इस लोकेलिटी में और जो रिसेंट किरायनामे बने हैं उसमें किस रेट पर प्रॉपर्टी दी गई है एग्जिस्टेंस में, उसको जो है देखना होगा, और उसके हिसाब से पर स्क्वायर मीटर जो है कॉस्ट निकालनी है, और अल्टीमेटली कैलकुलेशन करके उस एरिया का जो आपने किराए पे दिया है आपको फाइनल अमाउंट निकालना है। अपने महीने या साल का अमाउंट ड्यू है उसको उस अमाउंट से जो है मल्टीप्लाई करना है, फाइनली यू विल गेट योर फिगर। तो कुल मिला के ये जजमेंट जो है हमें कई बात सिखाता है। सबसे पहली बात, इस जजमेंट में कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि डिपॉजिट द मीन्स प्रॉफिट विद द रजिस्ट्री विद इन रिक्विजिट टाइम। तो कुल मिला के मीन्स प्रॉफिट की पद्धति से जो भी पैसा निकाला गया कोर्ट ने उसको वैध माना। दूसरी बात ये कि जहाँ पर रेंट जो है आप ले रहे हो इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेंट एग्रीमेंट, और वो रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है, तो इस सिनेरियो में जो फर्दर लायबिलिटी है वो अराइज होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मीन्स प्रॉफिट। तीसरी बात, आत्माराम बनाम फेडरल मोटर का जजमेंट जो है ये पहले प्रिवेलेंट था, बट अब रिसेंट पोजीशन चेंज है कि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी जो है अराइज हो रही थी आपके इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है, फर्दर एक्सटेंड नहीं किया गया, तो जो भी अमाउंट पेएबल है टू बी पेड बाय द पर्सन हैविंग द रॉन्गफुल पोजीशन, तो उसको पे करना है ऑन प्रिंसिपल ऑफ मीन्स प्रॉफिट। चौथी बात है कि मीन्स प्रॉफिट निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है कि प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, नेचर क्या है, और एग्जिस्टिंग रेट क्या प्रिवेलेंट है। फिर हमें पर्टिकुलर एरिया के संबंध में डिटर्मिनेशन करना है, और पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमें कॉस्ट निकालनी है, और उससे मल्टीप्लाई करते हुए हमें हमारा मीन्स प्रॉफिट जो है निकालना है। तो ये टास्क काफ़ी इजी है, जिसका बेनिफिट क्या है कि भले ही केस चलता रहे वो अलग बात है, बट केस के चलने के दौरान जो कंसर्न टेनेंट है या जो किराएदार है उसको मीन्स प्रॉफिट जो है पे करना होगा, जो काफ़ी ज़्यादा होगा रेंट अमाउंट से। उसको टेंशन हो गई तो अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी खाली करने में कोई देरी जो है नहीं दिखाएगा। तो कुल मिला के आपके अपने अधिकार हैं, अगर आप ध्यान दे लोगे तो बच जाओगे, ध्यान नहीं दोगे तो अंतोगत्वा लंबा अमाउंट देके जो है आपको अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक से आपको नई बात जो है सीखने को मिली होगी। इसके अलावा आपके राइट्स कहाँ में क्या है ये आपने जाना, और उसे आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और जो दुष्ट किराएदार हैं उनसे कैसे आप अपने राइट्स को बचा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को कैसे जो है आप सेव कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर इम्प्लीकेशन एंड कॉम्प्लिकेशन। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।